हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार दर्शन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग पॉइंट में। अर्थशास्त्र की परिभाषा को आपने कई पुस्तकों में, सोशल मीडिया या YouTube में पढ़े होंगे और देखे होंगे, जिसमें कई प्रकार के अर्थशास्त्री अलग अलग परिभाषा देते हैं, जिससे विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और अंत में मैं दूंगा आपको एक बोनस पॉइंट जो आपके नंबर बढ़ाने में कामगार होंगे। तो वीडियो बड़ी काम की होगी, बिना स्किप करे पूरा देखें। पहले तो हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक के दो शब्द ओइकोस एंड नोमोस से मिलकर बना है और इस ग्रीक शब्द को हिंदी में गृहस्थी प्रबंध कहते हैं। और भारत में बोले तो चाणक्य थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को प्रथम बार परिभाषित किया था। उनके अनुसार मनुष्य की आजीविका को अर्थ के नाम से पुकारते हैं। मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जा रही भूमि को अर्थ के नाम से ही संबोधित करते हैं। ऐसी भूमि को ग्रहण करने और उसकी सुरक्षा करने वाले साधनों का विवेचन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था का मूल आधार भूमि है। अतः अर्थशास्त्र में भूमि को प्राप्त करने व उसकी सुरक्षा करने के साधनों के विवेचन की जाती है। तो ये विवेचन जो होता है, जैसे कि उसका जो साधन का जो विवेचन करते हैं, तो ये विवेचन करने वाला जो शास्त्र रहता है, समझ में आ रहा है ना, जैसे विवेचन करने वाला जो शास्त्र रहता है उसी को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। चाणक्य ने उस समय में अर्थशास्त्र को निम्न प्रकार से विभक्त किया था अपने विचारों से। उन्होंने पहले तो उसको व्रत, करारोपण, श्रम कल्याण, कृषि, दास प्रथा, व्यापार व औद्योगिक नीति, इस प्रकार से उसको अपने विचारों से समझाया था। अब उसके बाद अब बोले तो अभी भारतीय अर्थशास्त्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर J.K. मेहता ने भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र को परिभाषा दिया है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता शून्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। इनकी परिभाषा को बोले तो ये भौतिक दृष्टिकोण के विपरीत नैतिक दृष्टिकोण पर आधारित है और ये मनुष्य के जो साधन के आवश्यकता होती है उसको सीमित मात्रा में करना चाहते हैं। सीमित मात्रा बोलने से ये उसको एकदम शून्यता के लक्ष्य पर लाना चाहते हैं। ये ऐसा उन्होंने अर्थशास्त्र को समझा है, इसका अर्थ यही होगा। इनके परिभाषा की कई विशेषताएं। अर्थशास्त्र को दो प्रकार के विचारकों ने अपनी अपनी परिभाषा दी थी। पहले तो प्राच्य भारतीय और दूसरे पाश्चात्य चिंतक भी बोल सकते हैं, अर्थचिंतक। तो जो अभी दो परिभाषा मैंने आपको बताया वो प्राच्य भारतीय के हैं और अब बताते हैं आपको पाश्चात्य चिंतक है। इसमें आपके धन संबंधी परिभाषा हो जाएंगे। धन संबंधी परिभाषा में पहले परिभाषा दी है एडम स्मिथ ने, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की जांच पड़ताल से संबंधित है। इस प्रकार यह धन का विज्ञान है। सीधे सीधे यह बोल सकते हैं अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। ये तो परिभाषा फिलहाल जेवी से है, जेवी प्रोफेसर से है, लेकिन इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। इसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। सन 1776 में इन्होंने अपनी पुस्तक एन इक्योरिटी इनटू द नेचर एंड कर्सेस ऑफ वेल्थ
ऑफ नेशंस, जिसे हम बोल सकते हैं वेल्थ ऑफ नेशन शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो इनकी ऐसे पुस्तक लिखे हैं और इन्हें परिभाषित किया, जो सबसे पहले परिभाषित किए थे ये, तो इसे इनका जनक बोलते हैं, पिता बोलते हैं। परिभाषा की कई विशेषताएं भी हुए, जैसे कि अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में विषय सामग्री धन है, मुख्य विषय सामग्री धन है। मनुष्य को गौड़ स्थान प्रदान किया है। इस प्रकार की इनकी परिभाषा में कई विशेषताएं निकली और कई आलोचनाएं भी हुए। आलोचनाएं में हम इनको बोल सकते हैं धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है इनके परिभाषा में, और धन का संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया है और मनुष्य की आर्थिक की कल्पना की है। अब आता है कल्याण संबंधी परिभाषा। कल्याण संबंधी परिभाषा 19वीं शताब्दी के अंत में एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। उनके अनुसार यह था कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इनमें व्यक्ति तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। उनकी परिभाषा में जीवन के साधारण व्यवसाय से यह समझ सकते हैं कि साधारण जीवन की व्यापार संबंधी क्रियाएं और व्यापार संबंधी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका संबंध धन उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा राजस्व के साथ होता है। तो मार्शल ने अपनी परिभाषा में बोले तो यह समझाने की कोशिश किया है कि उन्होंने एक मनुष्य के साधारण जीवन में घटित होने वाली कई घटनाएं, जैसे कि उसमें होता है धन, विनिमय, उपभोग, वितरण, इस प्रकार के घटनाएं होती हैं जिनमें उन्हें कल्याणकारी बनने के लिए विकसित होते हैं, जो उसी के बारे में वो कमाता है। तो मार्शल के परिभाषा में यह बताया गया है कि अर्थशास्त्र धन या संपत्ति का शास्त्र नहीं है, बल्कि यह तो केवल मानव कल्याण का ही शास्त्र है। यह भी स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह मानव जीवन के केवल आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है। मानव किस प्रकार अपनी आय कमाता है और किस प्रकार व्यय करता है, यानी कि इसमें जो इसके परिभाषा में जो जोड़ दिया गया है वो बोले तो मुख्य रूप से यह है कि मनुष्य के जो कल्याण करता है, जो अपने आप को कल्याण करता है, यही उसमें जोड़ दिया गया है इस परिभाषा में। परिभाषा की कई विशेषताएं भी की गई और कई आलोचनाएं भी की गई। अब उसके बाद प्रोफेसर रॉबिन्सन ने दुर्लभता या सीमितता बोल सकते हैं, सीमितता संबंधी परिभाषा दी थी 1932 में। प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार यह था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन सीमित और अनेक उपयोग वाले साधनों तथा लक्ष्यों के संबंध के रूप में करता है। इस परिभाषा का अर्थ है कि मानव की आवश्यकताएं तो अनंत है, एक आवश्यकता से पूर्ति होती है तो दूसरी आवश्यकता आ जाती है, लेकिन आवश्यकताओं की तुलना में उसकी पूर्ति के लिए साधन बहुत सीमित है। अर्थात इन्होंने अपनी परिभाषा में मानव की आवश्यकता और साधनों की सीमितता को अधिक बताया है और अधिक जोर दिया है, और इसमें कुछ वैकल्पिक प्रयोग के वस्तुओं के बारे में बताया है। तो इस सब चीज़ों का जो विवेचन करते हैं उसे ही अर्थशास्त्र समझा है प्रो रॉबिन्सन ने, यह इसका अर्थ करता है। इनकी परिभाषा की कई विशेषताएं थी, जैसे कि मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते थे ये। अर्थशास्त्र एक मानव विकास है, मानवीय व्यवहारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन, भौतिक व अभौतिक क्रियाओं के भेद न करना, इस प्रकार से इनकी कई विशेषताएं हैं। लेकिन जहाँ पर किसी परिभाषा की विशेषताएं होती है वहीं पर उसकी आलोचनाएं भी होती हैं। कई अर्थशास्त्री आलोचनाएं भी करते हैं, जिनमें यह है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र अधिक व्यापक है, साधन एवं साध्य के बीच अंतर स्पष्ट नहीं, उद्देश्यों के प्रति तटस्थता, इस प्रकार से इनकी कई आलोचनाएं भी थी। अब बात करते हैं हम विकास संबंधी परिभाषा
सैमुएल्सन की। उनके अनुसार यह है कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मनुष्य तथा समाज किस प्रकार मुद्रा द्वारा अथवा मुद्रा के बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक प्रयोगों वाले दुर्लभ साधनों का एक समय अवधि में प्रयोग करते हैं तथा किस प्रकार इनका वितरण समाज के विभिन्न लोगों और वर्गों में वर्तमान और भावी उपभोग के लिए करते हैं। इनका अर्थ यह है कि ये मनुष्य के अब निरंतर बढ़ती जा रही है प्रक्रिया, आधुनिकीकरण आ रहा है, तो इसमें मनुष्य कई प्रकार के निरंतर नए नए साधन खोजते रहते हैं। आवश्यकता तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ कई नए नए साधन खोजते रहते हैं और इस प्रकार से मनुष्य का विकास होता है। इसकी विवेचना जो करता है इसे अर्थशास्त्र समझते हैं। इनके अनुसार ये अपने अपने अनुसार ये बताते हैं, लेकिन मैं बताऊं अपने हिसाब से थोड़ा सा कि यह ऐसा है कि मनुष्य की जो वो आवश्यकता रहता है और आवश्यकता पूर्ति करने के लिए कई प्रकार के आजीविका करता है और कई प्रकार के काम करता है, और इस प्रकार से जो एक चक्र बनता है लोगों के बीच, इस सब का जो विवेचन करता है इसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं मेरे हिसाब से। अब इसकी एक उत्तम परिभाषा यह हम इस प्रकार से बताते हैं। एक उत्तम परिभाषा जो एक एग्जाम पेपर में हम लिख सके, इन सब से कन्फ्यूजन से दूर होकर एक अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्ट करने या कल्याण बढ़ाने तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों के कुशलतम उपयोग, उत्पादन तथा विनिमय से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें वही जो मैंने सरल शब्दों में बोला, आप लोगों को जैसे सरल शब्दों में बोला कि मनुष्य की आवश्यकता होता है, उसमें वो कई प्रकार से उसको संतुष्टि करने के लिए कई प्रकार के काम करता है। कई मनुष्य का आवश्यकता होता है तो उसमें जो वो काम करता है और जो चक्र होता है उस चक्र का जो विवेचन करता है इसको अर्थशास्त्र बोलते हैं। उसी को एक ऐतिहासिक शास्त्र के भाषा में इस प्रकार से परिभाषा हम बोल सकते हैं। अब बात आती है अर्थशास्त्र के श्रेष्ठ परिभाषा। अब इतने जो अर्थशास्त्री थे, इनके जो परिभाषा थे, उनके कई प्रकार सही अर्थशास्त्रियों की आलोचना भी हुई, कई अर्थशास्त्रियों सभी आलोचना हुई और कई विशेषताएं भी निकली। लेकिन इनमें हम श्रेष्ठ परिभाषा इन परिभाषा को बोल सकते हैं। सरलता और व्यवहारिकता के आधार पर प्रो मार्शल की परिभाषा उत्तम कही जा सकती है, जबकि तर्क एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रो रॉबिन्सन की परिभाषा श्रेष्ठता की श्रेणी में आती है। जहाँ तक सर्वश्रेष्ठ परिभाषा का प्रश्न है तो कोई भी परिभाषा सर्वश्रेष्ठ नहीं है। यदि सर्वश्रेष्ठ परिभाषा विकसित हो गई होती तो अर्थशास्त्र पर परिभाषा संबंधी विवाद समाप्त हो जाता। ये तो बात है ना। तो मैं जो बोला, जो परिभाषा आपको पहले बताया उत्तम परिभाषा, वो हम पेपर में लिख सकते हैं, और ये तो विवाद के है, ये अलग है, वो अलग है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम बोनस पॉइंट की। बोनस पॉइंट में आपको यह बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि हम जो परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा में पहले तो पहले लिखते थे, पहले परिभाषा लिख देते थे, उसके बाद परिभाषा से नीचे लिखते थे। अब क्या है, हम एक हायर लेवल में आ गए हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे कि कोई प्रोफेसर है, प्रोफेसर के नाम लिखते हैं पहले, प्रो मार्शल के अनुसार। उसके बाद परिभाषा को इसी प्रकार पूरा नहीं लिखना है, पूरा ऐसे उतार नहीं देना है, उसमें कॉमा, डेट सभी चिन्हों का प्रयोग करेंगे, तभी आपके परिभाषा का कुछ अर्थ तो होगा ही, लेकिन उसमें जो एक विशेष मिलती है। जैसे किसी की कही गई बातों को कहीं पर लिखने पर वहाँ पर कॉमा देना जरूरी रहता है दोनों तरफ, तो तभी उसका परिभाषा का एक अर्थ होता है, एक अर्थ बनता है, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे और चेक करने वाला उसको एक सही उत्तर समझेगा और आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले।